नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। भारत में चुनाव की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव कराना तलवार की धार पर चलने जैसा है और भारत का चुनाव आयोग इसमें कामयाब रहा है। लेकिन अब देश का विपक्ष और चुनाव आयोग आमने सामने है। विपक्ष ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है, लेकिन विपक्ष की माने तो अब चुनाव आयोग बीजेपी को जिताने के लिए सही वोटर के नाम काटने से लेकर फर्जी वोटर तैयार करने का काम कर रहा है। इसी कड़ी में बिहार में एसआईआर पर संसद के बाहर और भीतर जंग छिड़ी है। ऊपर से राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों का पुलिंदा खोल दिया है। इसमें आयोग पर फर्जी वोटर बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड छिपाने, मिटाने और विपक्ष को डराने धमकाने के आरोप शामिल हैं। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि क्या ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बीजेपी का एजेंट बन गया है, लेकिन आयोग इस पर कोई सफाई भी नहीं देना चाहता। सरकार इसे देश की छवि खराब करने की साजिश मानती है। तो आर या पार की लड़ाई कहां जा रही है, इसी पर आज होगी चर्चा। लेकिन पहले देखते हैं मामला यहां तक पहुंचा कैसे। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष का वोट चोरी मार्च बीच में ही रोक दिया गया। राहुल, खरगे समेत विपक्ष के बड़े बड़े नेता हिरासत में लिए गए। दरअसल देश पहली बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर ऐसी तकरार देख रहा है, जिसमें चुनाव आयोग और सरकार विपक्ष के सीधे निशाने पर हैं। बिहार में वोटर लिस्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को विपक्ष ने बीजेपी विरोधी वोटरों के नाम काटने का बहाना बताया, तो बीजेपी ने इसे विपक्ष का घुसपैठियों से प्रेम बताया और चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में प्रक्रिया और नियम का हवाला देकर आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल ने अपने संसाधनों से रिसर्च के आधार पर दावा किया है कि बंगलुरु की एक विधानसभा सीट पर 1,02,000 फर्जी वोटर जोड़े गए हैं। इनमें से किसी का पता अधूरा है तो किसी का फर्जी। कोई 4-4 बूथों पर रजिस्टर्ड है तो कोई एक ही वोटर आईडी से 3-3 राज्यों में मतदान कर रहा है। एक घर से 80 मतदाता बनाए गए हैं तो एक शराब दुकान से 68। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इसी तरह के वोटरों के जरिए देश के अलग अलग चुनावों और उपचुनावों में वोटों की चोरी की गई है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सीधा पूछा है, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन गया है? इस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि राहुल गांधी के आरोप निराधार हैं। वो अपने आरोपों पर शपथ पत्र के साथ दस्तावेज और सबूत सौंपे या देश से माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो शपथ पत्र नहीं देंगे। सारे दस्तावेज आयोग के पास है, वो जांच करे। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है, और वो फटेगा, वो जानता है। तो हमने शपथ पत्र दिए 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक डीएम को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहां जहां बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार। आयोग ने बिहार में एसआईआर को भी नियम सम्मत और विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को ना तो संविधान पर भरोसा है, ना कोर्ट पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग और ना संसद पर भरोसा है। विपक्ष लोगों में भय पैदा करके अराजकता फैलाना चाहता है और देश की छवि खराब करना चाहता है। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत की छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? एसआईआर को लेकर संसद में भी लगातार गतिरोध जारी है। साफ है कि विपक्ष के आरोपों को चुनाव आयोग या सरकार गंभीरता से नहीं लेना चाहते।
और विपक्ष लगातार दबाव बढ़ा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर विपक्ष के निशाने पर चुनाव आयोग क्यों है? क्या विपक्ष सरकार के खिलाफ परसेप्शन बनाने के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है या फिर इन आरोपों में दम नजर आता है? क्या चुनाव आयोग को राहुल गांधी के सवालों के जवाब दे देने चाहिए? तो कई सवाल हैं जो इस पूरे मुद्दे से उठकर आ रहे हैं और आज उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। पैनल में है कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद, बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सीएसडीएस के प्रोफेसर संजय कुमार, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब एक पार्टी है या एक पार्टियों का समूह है, विपक्ष है, जो कि आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग पर, और दूसरी तरफ है सत्ताधारी दल जो कि उस पर कुछ कह तो नहीं रहा है। हालांकि वो ज़रूर ये कह रहा है कि ये काम गलत है, राष्ट्र के खिलाफ है, लेकिन फिलहाल क्या इस जांच का होगा या जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उस पर अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। चलिए तो बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहली जहां से आरोप आ रहा है, निशांत आनंद साहब, तो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनके पास वोट चोरी, मतदाता सूची में हेरा फेरी और तमाम जो गड़बड़ियां, उनके बिल्कुल 100% सबूत हैं। कुछ चीज़ें तो उन्होंने पेश भी की। क्या सार्वजनिक तौर पर ये सबूत कांग्रेस पेश करेगी, सबको दिखाएगी, सबको बताएगी, और जिस एफिडेविट की बात चुनाव आयोग कह रहा है वो भी देते हुए नजर आएंगे? सभी को नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और एक वोटर राइट को बचाने की लड़ाई है। पॉइंट नंबर 2, जिस बेंगलोर में महादेव विधानसभा में वोटर जो हमने शिकायत करी, जिसके हमने सबूत दिए, 1,250,000 जो वोटर है वो नकली हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट विद एपिक नंबर, विद डिटेल, सार्वजनिक हमने करी है। ये 719 पेज की वोटर लिस्ट है जिसपे डुप्लीकेट नाम है, गलत फोटो है या गलत एड्रेस है। देखिए, समझना ये जरूरी है, पहले हमसे पूछा गया कि सबूत दो सबूत दो। आज जब हम सारे सबूत दे रहे हैं, एपिक नंबर के साथ पूरी विधानसभा की रिपोर्ट दे रहे हैं, तो अब इलेक्शन कमीशन जवाब क्यों नहीं दे रही? आज भाजपा अपनी चोरी क्यों नहीं मार रही? आज भाजपा इलेक्शन कमीशन की जगह जवाब क्यों दे रही है? देखिए, आज 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन कमीशन पे गए, सिर्फ यही तो बताने गए थे कि हमें अपने एरिया में, हमें चुनावों इलेक्शन कमीशन से बताने के लिए कि ये लेटर दे रहे हैं, ये हम रिकॉर्ड्स दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि किस तरीके से चुनावों में चोरी करी गई है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? आज वापस उनको गिरफ्तार किया। देखिए, पहले दिन से राहुल गांधी जी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव हो, कि वोट में चोरी की गई है। हमसे पूछा गया सबूत दो, आज हम सबूत दे रहे हैं। देखिए, दूसरी बात, 1 वोट 1 राइट, ये कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है। लोकतंत्र की ताकत क्या है कि जो वोट करे वही हमारे लोकतंत्र की ताकत, और आज यही वोटिंग राइट इलेक्शन कमीशन हमसे छीन रही है। आज भाजपा इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप के वोट चोरी से नेता बना रही है। आज मैं आपको एक बताऊं, हमारी मांग क्या थी कि हमें सारी वोटर लिस्ट जो है पीडीएफ फाइल में दी जाए। आज इलेक्शन कमीशन हमें वो नहीं दे रही। फिर हमने मांगा 5 बजे के बाद हमें वीडियो रिकॉर्डिंग दो। जिन जगहों पे तुम कह रहे हो कि 5, 5:30 बजे के बाद 10% से लेकर 8% की वोटिंग हो गई, वो वोटिंग राइट उन्होंने छीन लिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम 45 दिन के बाद की वीडियोस नहीं देंगे। देखिए, समझना जरूरी है कि आज जो डकैती हो रही है, जो डाकू है और जो चोर है, जो उसके लिए चोरी कर रहा है, आज हम उसका प्रूफ दे रहे हैं। आज पूरा देश पूछ रहा है कि क्या हमारा प्रधानमंत्री चोरी का है? मैं आपको एक बात बताता हूं, आज अगर हमारे पास करेक्ट वोटर लिस्ट आ जाए किसी भी प्रधानमंत्री मोदी की विधानसभा, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, लोकसभा की, तो आज भरोसा नहीं है कि वो सही प्रधानमंत्री बना है कि नहीं बना। और ये सिर्फ हमने जो रिकॉर्ड पेश किया, मैं आप बिहार की बात करूं, जो वहां के डिप्टी सीएम है, उनका 2 वोटर लिस्ट में, 2 विधानसभाओं में अलग अलग वोटर लिस्ट में नाम है। एक घर के अंदर 85 वोटर है। जिस घर के अंदर 2 बुजुर्ग लोग रहते हैं, उसमें 85 वोटर है। तो हमें ये समझना है कि चाहे बिहार की एसआईआर हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, और जिस तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र की हमने दावा किया, ये आज वोट चोरी की सरकार बनी है। हर चीज पार्टी देने को तैयार है, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे पा रही, सिर्फ अपने ट्विटर पे मिसलीडिंग लिख रही है। अगर आप उस पर देखें, कम से कम 1 मिलियन कमेंट्स आ रहे हैं चोरी के। एफिडेविट मांग रहे हैं, फिर वो एफिडेविट के लिए मैं एक जस्ट सवाल पूछ रहा हूं, एफिडेविट मांगा है चुनाव आयोग ने और वो प्रक्रिया का हिस्सा, वो क्यों नहीं दे देते? देखिए, इलेक्शन कमीशन, आप समझने की कोशिश करिए,
कांग्रेस पार्टी से तो हर 15 दिन में कुछ ना कुछ ये मांगने लग जाते हैं। कभी भाजपा कहती है, कभी कुछ कहती है। जब अडानी स्कैम बोला तो बोला प्रूफ दो, जब हमने बोला वोट चोरी हुई है तो प्रूफ दो। देखिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने क्लियरली इसका जवाब दिया कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ओथ ली है, उन्होंने पूरी मीडिया के सामने पूरे रिकॉर्ड दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक बार भी ये नहीं बोला कि ये जो रिकॉर्ड्स दिए हैं वो गलत हैं। इलेक्शन कमीशन ने अखिलेश यादव भी इस चीज के खिलाफ हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं, पर उन्होंने एफिडेविट दे दिया, आपने सुना ही होगा अभी। देखिए आज हम 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए थे इसी चीज का जवाब देने, इसी चीज का लेटर देने के लिए। इलेक्शन कमीशन पहले अपनी चोरी तो माने, पहले भाजपा ये तो माने कि हमने चोरी की सरकार बनाई है। ठीक है गोपाल जी, आरोप बड़े हैं, गंभीर हैं, चुनाव आयोग पर हैं, लेकिन इस तरीके से हैं कि वो चुनाव आयोग जो भी कुछ कर रहा है या जो भी कुछ गड़बड़ी है जिसके आरोप है उससे फायदा आपको मिला। देखिए, यह जो कांग्रेस की पोजीशन है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है और किसी की बात, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई डेमोक्रेटिक संस्थाएं, उनका कोई महत्व नहीं है। यह कंटिन्यूअस इनकी इसी तरह से पद्धति चल रही है। पहली बात कि इसमें यह कहना कि यह भारतीय जनता पार्टी के लाभ के लिए सारा इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो यह अपने आप में एक आरोप है। कोई इसका प्रूफ है क्या? दूसरी बात यह है कि हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन किसी संविधान, भारत के संविधान के अंतर्गत बना हुआ है, उसकी फंक्शनिंग के लिए कुछ रूल्स बने हुए हैं। उन रूल्स के अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है या उन रूल्स का लगता है कि कहीं पे वायलेशन हो रहा है, तो उसके लिए एक प्रोसीजर बना हुआ है। उन किसी प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन को बार बार इन्होंने कहा और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, उसका कॉग्निजेंस ही नहीं लेते। इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप कर्नाटक के इलेक्शन के 1 साल बाद आप ये बात कह रहे हैं, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो उसके बारे में आपने जब टाइम पीरियड था उस समय एक ऑब्जेक्शन क्यों नहीं फाइल किया? वो कह रहे हैं कि अभी भी आप जो बातें कह रहे हैं, कारण क्या है? हमें जो कांग्रेस की और राहुल गांधी की एक वर्किंग स्टाइल भी समझनी पड़ेगी। वो किसी भी चीज को कह के फिर गायब हो जाते हैं, पब्लिक डोमेन में कहेंगे ना, प्रूफ देंगे ना कहेंगे, और बार बार वो झूठे साबित हो रहे हैं। एक चीज में नहीं, कई बार समझ में आ रहा है। और एक और बात है कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को, देश के प्रजातंत्र को अंडरमाइन करने का जो काम कर रहे हैं, तो वो रक्षा करना तो सत्ता पार्टी का धर्म है ना, कि आप देश के प्रजातंत्र पे पूरी तरह से उसको कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। अरे आपको इलेक्टोरल रोल्स में कुछ प्रॉब्लम है, और कौन नहीं कह रहा है? ये तो इलेक्शन कमीशन खुद कह रहा है। पैसा अगर बिहार में SIR में 65 लाख ऐसे उनके पास लिस्ट मिले जिनके की डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं है, तो ये तो अपने आप ही दिखा रहा है कि 7.5 करोड़ से ऊपर के वोटर लिस्ट में से 65 लाख ऐसे वोटर हैं जिनके घरों से 100 वोटर और 200 वोटर। आनंद जी, मैंने आपके बीच में कुछ नहीं बोला, प्लीज। तो गोपाल जी, ये जो गड़बड़ी, अगर हम माने, गड़बड़ियों की भी बात माने, तो फिर ये माने कि जो, अगर हम अभी थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के आरोपों को एक तरफ रखते हैं कि जो हमारा चुनाव आयोग है, फिर अभी उसकी एफिशिएंसी पर सवाल आ जाता है कि अगर इतनी गड़बड़ियां नॉर्मली में भी निकल रही हैं तो फिर तो ये सवाल उठेंगे। नहीं तो देखें, इसीलिए तो हर बार होता है। और मतलब अल्टीमेटली आप भी वोट देते होंगे, मैं भी देता हूं, सारे हम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, हम पॉलिटिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। क्यों BLA बनाए हुए हैं? क्यों हम बूथ पे बैठ के लोगों के वोटर लिस्ट चेक करके घर घर तक पहुंचाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग और भी पार्टी के अपोजिशन के भी करते हैं। और इलेक्शन के पहले हम फॉर्म 6 भी कलेक्ट करते हैं, फॉर्म 8 भी अपडेट करवाते हैं। जब इतना बड़ा जनसंख्या वाला देश, इतना लोग वोट डालते हैं और कंटिन्यूस इलेक्शन चलते रहते हैं, स्टेट में, पंचायत के, नेशनल पे, तो वोटर लिस्ट में किसी की डेथ हो जाती है, किसी की एज पुरानी है, किसी के फोटोग्राफ में गड़बड़ है, किसी के पिताजी के नाम पे पहले, तो अपडेट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। कौन डिनाई कर रहा है कि वोटर लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है? बट उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का रास्ता क्या है? SIR उसी का है, हर बार इलेक्शन के पहले होता है। बट उसको इस तरह पॉलिटिसाइज करना और उसका ये लिंक करना कि ये भारतीय जनता पार्टी के कहने में इलेक्शन चोरी हो रही है, मतलब क्या मतलब है? आप पूरी प्रजातांत्रिक प्रोसेस को
मान लो आप उसको अंडरमाइन करके जी। खत्म करना चाहते थे, देश में प्रजातंत्र खत्म हो गया है क्या इनके कारण? तो कैसे ये एक्सेप्ट कर लें? प्रक्रिया में कमी होना, खामी होना, कोर्ट में, सब में होता है, पार्लियामेंट में, सब में कमियां होती है, कितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। लेकिन उसका मतलब आप सजेस्ट करिए, इंप्रूव करिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा हो कि हम तो बिल्कुल ये लिस्ट फाइनल है, वो सब ये भी कह रहे हैं कि आप अभी भी हमारी लिस्ट में कुछ कमी निकल रही है तो आप फाइल करिए, एफिडेविट दीजिए। इलेक्शन में आपको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप तुरंत कंप्लेंट करिए, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। करा भी है, जवाब भी दे रहे हैं। आपको बुला रहे हैं, आप जा नहीं रहे। आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे। पब्लिक डोमेन में दे रहे हैं और मेरे पास एटम बम है, सारे प्रूफ है। अरे प्रूफ है तो दे दो ना। अपने आप खा, पानी दूध का दूध और पानी का पानी हो आज जाएगा। पूरा देश उसके कह रहा है कि बाद क्या भी आपको हमारा जी, जी, प्रधानमंत्री ठीक है, ठीक है। से बना है। आज ठीक पूरा है, देश मैं कह आऊंगा रहा है आप कि दोनों के हमारा पास आऊंगा। प्रधानमंत्री मैं आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। सतीश जी, मतदाता सूची में दिक्कतें या इलेक्शन कमीशन का वो जो इलेक्टरल पूरा प्रोसेस है उसमें गड़बड़ियां या प्रॉब्लम्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये उठ के आई है इस बार, इसको कैसे समझे, कैसे देखें कि सच में वो हमारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक सवाल है या फिर उसमें विपक्ष की कोई हताशा है? देखिए, आज़ादी के बाद जब से देश में चुनाव शुरू हुआ तब से इतने गंभीर आरोप मैं कह रहा हूँ, ये कभी भी चुनाव प्रक्रिया या चुनाव आयोग पे नहीं लगे। और हैरानी की बात यह है कि चुनाव आयोग का कोई अधिकारी को मैंने अभी कुछ बोलते नहीं सुना है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कम्युनिकेशन जो है चुनाव आयोग ने आउटसोर्स कर दिया है, और अभी जो भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं लगता है जैसे चुनाव आयोग के सीईओ है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये है, देखिए देश अभी गंभीर संकट में है, अंदरूनी और बाहरी दोनों, और इस बात को जितना आप सोचेंगे उतना आपको ज़्यादा पता लगेगा। वैसे में इस तरह की चीज़ें जो आ रही हैं वो बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, और अंदरूनी तो हम लोग मान लीजिए सलट लेंगे, बहुत तरह की समस्या है ना, बाकियों को मौका दुरुपयोग करने का मिल जाता है। तीसरी बात। चौथी बात, जो आज राहुल गांधी ने एक बात कही, मैं राहुल गांधी का कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन जो सही बात है वो बोलूँगा। उन्होंने कहा कि आप हमसे एफिडेविट मांग रहे हैं, आपका डेटा है, आप दे दीजिए एफिडेविट, आप दे दीजिए ना एफिडेविट, दे दें भाई। चुनाव आयोग, अब भाई 300 एमपी आ रहे हैं, आप चुनाव के क्या कहते हैं सुपरवाइजरी बॉडी हो, 300 एमपीज को आपको एक आध 5-10 को मिलने में क्या दिक्कत है? मिल तो लो भाई, चुनाव ही आप करा रहे हो ना, चुनाव ही करा रहे हो ना। मुद्दा ये है कि देखिए चुनाव में आपका शीर्षक है आज कि वोटर लिस्ट में कितना दम, हम तो कह रहे हैं कहीं चुनाव बेदम ना हो जाए इस देश में, ये बहुत बड़ी घटना हो जाएगी देश के लिए। और भारतीय जनता पार्टी क्यों इतना फ्री का वकीली कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। छवि की बात कहते हैं, छवि तो एक ही आदमी पूरी दुनिया में भारत का खराब कर रहा है, ट्रम्प, कि भाई हम डेमोक्रेसी कर रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, विपक्ष वाले गंवारा हैं। क्या है, आप अपराध बोध से ग्रस्त होकर के किसी चीज़ का डिफेंस मत करो। आप 65 लाख का पूछ रहे हैं लोग कि भाई जो डिलीट हुआ तो उसका तो बता देना किसका किसका डिलीट हुआ। महादेवपुरा एक जगह है, उसके बारे में कहा गया है, रोज कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। एक और आज मेरे पास भी एक चीज आया था, कोई शकुन रानी का दिया जा रहा था, पता नहीं कौन है क्या है, हम नहीं उनके दावों में जा रहे हैं। लेकिन अगर इस देश में चुनाव प्रक्रिया पर, और जो कि लगातार पिछले कई सालों से कुछ ना कुछ हुआ है कि नहीं, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को खारिज भी किया, अगर उस पर अगर गंभीर सवाल खड़ा हो जाता है, सही या गलत मैं ये कह रहा हूं, तो ये देश के लिए अंदरूनी और बाहरी दोनों सुरक्षा की दृष्टि से बेहद खतरनाक है। इसलिए मैं समझता हूं बड़ी गंभीरता से लेने की बात है। और अब क्या है, आप गंभीरता से तो राहुल गांधी या विपक्ष वाले कहें तो आप मत लीजिए, लेकिन भागवत जी तो कह रहे हैं ना कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य आम आदमी के रीच से बाहर हो गया, उसी को ले लीजिए सीरियसली। आप सीरियसली चीजों को लीजिए न, क्योंकि बहुत ज्यादा आपके ऊपर ये चिपक गया, इस बात को आप समझिए। अभी भी वक्त है कि इसका जवाब संतोषप्रद इलेक्शन कमीशन को और इवन सत्ताधारी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। सबको मिलके साथ लेके चलो, कब किसकी जरूरत पड़ जाए ये बात समझ लेना गोपाल जी। जी,
अवधेश जी, एक आरोप जो और लगा रहे हैं राहुल गांधी, और वो ये कि उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉनिक डेटा मांगा था, लेकिन वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया, नियम बना दिया, नहीं दिया। फिर उनको वो पूरा जो वो फोटो सब जगह वायरल भी हो रही कि इतना गट्ठर, वो मैनुअली सारे कागज़ की जांच करनी पड़ी, और फिर उन्होंने वो महादेवपुरा का सब जो है चिट्ठा निकाला। क्या चुनाव आयोग को भी, अगर मान लीजिए इतने बड़े आरोप लग रहे हैं उसके ऊपर, तो चीज़ों को साफ नहीं कर देना चाहिए? देखिए, अभी जरा 6 महीना पहले जाइए। 2016 से इस देश में ईवीएम को लेकर के जो बहस शुरू हुई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में ही मामला नहीं गया था। लंदन में, मॉन्ट्रियल में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, कहां उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और सेमिनार होते थे। और अभी वाकई सतीश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस पर तो कोई संदेह नहीं है, वो कह रहे थे। तो उस पर भी अगर आप पीछे का डिबेट देखेंगे तो इनका यही तर्क मिलेगा। और 41 इसी प्रकार से 41 याचिकाएं उसमें रद्द की गई और कहा गया था कि चुनाव आयोग ने लोगों को कहा आइए। राहुल गांधी तो गए ही नहीं, कांग्रेस के कुछ लोग गए थे। देखिए, जब से मैं फैक्ट पर भी आऊंगा, लेकिन इसका बहुत खतरनाक पहलू है ये। राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि कांग्रेस का जनाधार बचा हुआ है, भाजपा का जनाधार नहीं है। जहां जनाधार नहीं है, उसके वोटर नहीं है, वहां भी चुनाव आयोग फर्जी मतदाता बना के फर्जी चुनाव रिजल्ट निकाल करके इनको जिता दे रहा है। और इनको जीतना चाहिए, क्योंकि इन्होंने इंटरनल सर्वे में कर्नाटक में 15 सीटें 16 सीटें आनी चाहिए थी, इनको 7 सीटें आ गई। काहे आ गई भाई? 9। तो ये जो, अब इसका अगर देख ले, मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूं, फिर आपके जवाब दूंगा। आज समाजवादी पार्टी झंडा लिए हुए है। समाजवादी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने इतिहास का सबसे अधिक वोट 32.1% मिला है, और सीटें उसको 111 ही आई है। और भारतीय जनता पार्टी का वोट 7% घटा है। वो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सीट और वोट में रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश में 37 सीटें उसको मिली है। 33.01% वोट मिला, जो उसको कभी नहीं मिला, लेकिन वो भी झंडा उठाए हुए है। ममता बनर्जी रिकॉर्ड वोट से सब जगह जीत रही है लगातार। भाजपा का सपना है कि पश्चिम बंगाल में और केरल में, कम से कम केरल में कुछ सीटें जीती, और आज तक नहीं जीत पा रही है। तो ये जो एक बनाया गया, कुछ फैक्ट्स भी देखना चाहिए कि देश के परिणाम क्या आ रहे हैं। क्या बीजेपी के, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं है? बीजेपी हिमाचल का चुनाव हारी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव हारी, महाराष्ट्र में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो उस समय तो आपको सवाल नहीं उठाया, विधानसभा में आपने उठा दिया है। कांग्रेस पार्टी को 2%, 2.5% पर यह उत्तर प्रदेश में सिमट गई थी जब बीजेपी शासन में नहीं थी। बिहार में 90 से कांग्रेस पार्टी नहीं उठी है, लालू जी के कर रहा है। उड़ीसा में नवीन पटनायक थे, बीजेपी नहीं थी, और 1998 के बाद से ये शासन में नहीं आ पाए हैं। कैसे बात कर रहे हैं आप? आंध्र में देख लीजिए, तमिलनाडु में उनके साथ नहीं रहे तो नहीं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आपको बाहर कर दिया, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बाहर कर दिया। और जो कुछ सतीश जी कह रहे हैं, ये राहुल जी का निशाना केवल चुनाव आयोग तो नहीं है ना, राहुल गांधी जी का निशाना बीजेपी है, और साथ ही साथ भारत की संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली है। अगर यह साबित हो गया कि भारत में जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं वो वास्तविक नहीं है, फर्जी मतदाताओं के द्वारा फर्जी रिजल्ट के आधार पर इस देश में सत्ता बन रही है, तो दुनिया में जो आप सिर उठाकर बोलते हैं कि हमारा दुनिया का सफल लोकतंत्र है, आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। तो गंभीर इसलिए कि विचार करना पड़ेगा कि राहुल गांधी को यह तथ्य कौन देता है। अब आपका प्रश्न पहला, चुनाव आयोग ने एक फैक्टशीट जारी किया है। कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग तो कोई बोला नहीं है, चुनाव आयोग ने बार बार अब तो बयान भी दिया है, लेटर जारी किया है। कर्नाटक के चुनाव ने लेटर जारी किया। चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी मतदाता या राजनीतिक दल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी की भी मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है। और ये फैक्ट है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। जो आप लिंक पर जाइए, आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो गई। उसने कहा है कि निर्वाचन पंजीकरण नियम 1960 के तहत सारे चुनाव में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को पहले मसौदा और अंतिम मतदाता सूचियों के डिजिटल और भौतिक दोनों प्रदान किए जाते हैं।
ये चुनाव आयोग का उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक फैक्ट चेक चुनाव आयोग ने जारी किया। उनका लिंक चल नहीं रहा है 5 दिन से। सुनिए ना भाई, मैं जरा बोल लेता हूँ, सुनिए। झूठ है, हवा में बातें मत करिए, सुनिए, बीच में मत बोलिए, मैं देख सकता हूँ। सुनिए, वो लिंक काम नहीं कर रहा, ये लिंक काम नहीं कर रहा तुम्हारा इलेक्शन कमीशन का, बीच में बोल रहे हैं, काम नहीं कर रहा। नहीं सर, ऐसा है, सच बताइए, ऐसा है, कांग्रेस जितने राज्यों में साफ हुई है, का समय खत्म हो गया है, रहते हुए कांग्रेस साफ हुई है। आज चोरी पे चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री क्या चोरी के वोटों से बना है। आज चर्चा इस पे हो रही है कि इलेक्शन कमीशन चोरी से छत्तीसगढ़ हारते रहे, आप कैसे बात कर रहे हैं? हारने और जीत की बात नहीं हो रही, आज हारने और जीत की बात और आपको अंदाजा नहीं है कि महाराष्ट्र में एक पार्टी होने से आपको सहयोगी दल की भूमिका, लेकिन मैं अभी बात अपने अधिकार की बात कर रही है। शकुन रानी जो गलत खबर ना दे, गलत न्यूज। चलिए ठीक है, मैं संजय जी के पास आ रहा हूं। संजय जी ठीक है, मैं 1 मिनट, आपस में इस तरह से बात करेंगे तो फिर वो बात कहीं पहुंचती नहीं है। संजय जी एक बात बताइए, आप तो इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को कई नजरियों से देखते आए हैं, जो प्रक्रिया है मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्या चुनाव आयोग से जिस तरह की बातें इस वक्त की जा रही है कि आपकी वो सूची नहीं डाउनलोड हो रही, वो कैमरे की बात निकली, फिर वो कुछ घंटे गिना दिए गए कि 3000 साल लग जाएंगे, क्या होगा, इस तरह की चीज़ें कभी आई नहीं, हालांकि इस तरह के संवाद भी कभी पहले हुए नहीं। क्या चुनाव आयोग की चीज़ों को अगर कहीं किसी के मन में सवाल है या अगर किसी को कुछ जानना है, समझना है, तो उसका कोई मैकेनिज्म हमारे यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है? मैकेनिज्म के बारे में तो मैं बारीकी से जानकारी नहीं दे पाऊंगा कि मैकेनिज्म है या नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मैं अनफॉर्चुनेट इस बात को नहीं कह रहा हूं कि मतदाता सूची में घपलेबाजी है या नहीं है। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने एक स्टिफ स्टैंड लिया हुआ है और दूसरी तरफ से विपक्ष एकजुट होकर के उन्होंने भी एक स्टिफ स्टैंड लिया है। आज मुझे लगता है एक बातचीत का सिलसिला बन सकता था, एक माहौल बन सकता था जब विपक्षी पार्टियां इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहती थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि एक डेलीगेशन आए, सारे के सारे नहीं आ सकते। तो एक जो माहौल बन रहा था, शायद कुछ बातचीत होती, वो भी कड़ी टूट गई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है, जो मैंने कम से कम 20-30 साल में तो नहीं देखा, और पहले भी इसके बारे में ऐसा पढ़ा नहीं कि इतना स्टिफ स्टैंड हो जाए। पूरा का पूरा विपक्ष एक संस्था मतलब इलेक्शन कमीशन पर हमलावर है, उनके अपने कारण है। वो कहते हैं हमलावर होने की ये वजह है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि थोड़ी सफाई देने में थोड़े अपने तरफ से, जो कहते हैं ना कि थोड़ा आगे बढ़ के सफाई देने की कोशिश करें। लेकिन दिक्कत यह है कि सफाई नहीं आ रही है और बार बार कानून, नियम, धारा का जिक्र किया जा रहा है, जिससे माहौल बिगड़ता जा रहा है और इसका कोई रास्ता सुझाव मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा। रास्ता यही है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कल फिर सुनवाई है। अब जैसे ये जिस बात का जिक्र हो रहा है, 64 लाख वोटरों के नाम कट गए इलेक्शन कमीशन की वजह है। इलेक्शन कमीशन कहते हैं ये 4 कारण है जिसके कारण इनके नाम हटाए गए। अब सवाल है कि जब कौन से लोग हैं जिनके नाम काटे गए, इसका जिक्र करने की बात होती है, तो उस पे भी आपत्ति और कानून का एक हवाला दिया जाता है कि इस कानून के तहत ये हम साझा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि बार बार मैं इसी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन को थोड़ा अपने तरफ से 2 कदम बढ़ के कोशिश करनी चाहिए कि ये जो स्टिफ स्टैंड है वो ब्रेक हो और कुछ बातचीत का रास्ता निकले। जी ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल को भी आगे लेके जाएंगे कि क्या ये गतिरोध खत्म हो के हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं, या फिर दोनों ही चाहे विपक्ष हो चाहे चुनाव आयोग है, वो अपने मुख्य काम से हटकर सिर्फ गतिरोध को शायद ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। एक सवाल आपके लिए है निशान जी, और वो ये है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि वो जो भी कॉपीज़, मतलब महादेवपुरा की बात हो कहीं और की हो, वो सब कुछ पहले एडवांस में उन्होंने दी और वो देते हैं, ये उनका सिस्टम का हिस्सा है। वो चाहे बीजेपी हो, चाहे आपकी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, वो सारी की सारी मतदाता सूची आपके पास भेजी जाती है। तो प्रथम दृष्टया जब भेजी गई तब कभी कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं आया, वो आज क्यों निकला? दूसरा एक बात जो यहाँ पर गोपाल जी कह रहे हैं कि वो देखा है वो सिस्टम में वो सब आपके पन्ना बूथ वाले लोग जो बैठते हैं वहीं पे सामने बैठे रहते हैं, जब हम वोट डालने जाते हैं वो चीज़ों का मिलान करते हैं, सब कुछ देखते हैं, समझते हैं, वहाँ कभी कोई चीज़ क्यों नहीं पकड़ी गई?
देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। सबसे पहले आपने खुद बताया कि इलेक्शन कमीशन ने बयान दिया था कि अगर हम पेपर की फाइल्स भेजेंगे तो इनको 3000 साल लगेंगे उसको चेक करने के लिए। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो विधानसभा के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग्स सेम, और जो हमने उनसे वोटर लिस्ट मांगी उन्होंने हमें पेपर्स भेजे जिसकी फोटो हमने दिखाई। उन पेपर में से उन एक विधानसभा के अंदर हमने जब छानबीन करी तो 1,250 लोग डुप्लीकेट फर्जी निकले। ये हमने उसमें से छानबीन करी। 1,250 के एपिक नंबर मैं आपको दे सकता हूं, और मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को पीडीएफ भेज दी है 719 पेज की। हर एक का एपिक नंबर है जिसके मल्टीपल वोटर्स है, डुप्लीकेट वोटर है, एड्रेस के अंदर 00 ABCD है। दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने पूछा कि दूसरा सवाल था आपका। जी, मैंने सवाल मूल रूप से ये पूछा कि चुनाव आयोग कह रहा है कि जब ये सब चीजें होती हैं तो वो एडवांस में आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं, तब कोई चीज पकड़ में क्यों नहीं आती, और फिर जब वोटिंग होती है ना, वोट डल रहा होता है, तब भी वो कॉपीज आपके सामने ही होती हैं, उस पर जो राइट और टिक लगते हैं, वहां पे हर पार्टी हर दल का बंदा बैठा होता है। एक सर देखिए, 15 लाख पेपर के पर्चों को देख के हर एक वोटर लिस्ट को, हर एक वोटर नेम को छानबीन करने में आज हमें 6-8 महीने लगे हैं। दूसरी बात, जब वो पीडीएफ में अगर हमें प्रोवाइड करती तो हम पूरे लोकसभा की छानबीन 6 महीने में कर लेते। हमें पीडीएफ में क्यों नहीं दे रही? दूसरी बात, जब एक रूल था कि आपको वीडियो प्रोवाइड करी जाएगी, इस स्टोर की सरकार ने, इस डाकू ने वो ये लॉ आर्टिकल देके ये चेंज क्यों करवाया कि हम आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकते? अगर इलेक्शन कमीशन सही है और अगर बीजेपी की सरकार चोरी की सरकार नहीं है तो वो वीडियो प्रोवाइड क्यों नहीं कर रही, क्यों वो पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर रही? दूसरी बात, अब बिहार पे एसआईआर पे आ जाते हैं। जब हमने बताया कि जो वहां का एक्स अभी जो डिप्टी सीएम है उसके मल्टीपल वोटर्स बने हुए हैं, एक घर के अंदर 85, 90, 200 वोटर बने हुए हैं, जिसके घर के अंदर 1 या 2 लोग रहते हैं। 65 लाख वोटर इन्होंने हटा दिए और लगभग लाखों वोटर इन्होंने बढ़ा दिए। इसी तरीके से हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। देखिए, आज देश क्यों कह रहा है कि चोरी की सरकार है? जब इनको पैसे लेने होते हैं तो पीएम केयर फंड से ले लेते हैं, डेटा ये वोट चुरा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, फिर पब्लिक मनी जीएसटी से चुरा रहे हैं। देखिए, आज देश कह रहा है अगर प्रधानमंत्री चोरी से बने हैं तो रिजाइन करें, या इलेक्शन कमीशन हमें पीडीएफ दे पूरे लोकसभा की। हम आपको साबित करते हैं कि हर एक विधानसभा में या मोस्टली सब में इन्होंने किस तरीके से फर्जीवाड़े से जीते हैं। आप मुझे बताइए, आपको लगता था प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से बन जाएगा? राम मंदिर के सिवा इन्होंने हमारे 11 साल में देश को क्या दिया है? ना युवाओं को दिया, ना किसान को दिया, ना महिलाओं को दिया, ना आईटी बनाया, ना आईएम बनाया, ना इसरो बनाया, ना व्हाइट रेवोल्यूशन, ना ग्रीन रेवोल्यूशन। इसने 565 कमल महल बनाए हैं। 6,700 करोड़ रुपए कहां से आया बीजेपी के पास? 565 कमल महल बने इस देश में। आप मुझे 10 स्कूल के नाम बताएं, 10 आईटी बताएं, 10 एम्स बताएं, 10 हॉस्पिटल बताएं जो प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया। ये चौथी पास प्रधानमंत्री। इलेक्शन कमीशन बीजेपी की संघ की तरह काम कर रही है, और ये हम आपको कई समय से कह रहे हैं। आज हमने एक एक एपिक नंबर, एक एक सबूत देश के सामने रखा है। 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। भाजपा के जो 70% पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो स्कूल पास नहीं है, रेप मर्डर के अक्यूज लोग हैं। तो आज देश देख चुका है और समझ चुका है प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ एक काम किया है, गोपाल जी, क्योंकि मोदी, और कुछ काम नहीं किया। इस समय आपकी पार्टी सत्ता में है, सरकार आपकी है, आरोप लग रहे हैं चुनाव आयोग पर जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसमें सरकार की क्या ड्यूटी बनती है? क्या उनको जो भी आरोप आ रहे हैं वो सरकार अपने लेवल पर कोई इनिशिएटिव ले? अब ये कह रहे हैं कि आपने हमको पीडीएफ फॉर्मेट नहीं दिया, हमको वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं दी, ऐसी चीज़ों का, ऐसे आरोपों का क्या जवाब होगा? देखिए, आरोपों का तो कोई जवाब नहीं हो सकता। कांग्रेस से मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है तो देने में क्या प्रॉब्लम है? ये मतलब ये हमें समझ नहीं आ रहा। कोई कह रहा है इतना संघर्ष कर रहे हैं, मुझे ये बताओ, प्रधानमंत्री जनता के वोटों से बना है? नहीं, एक मिनट हमारी सरकार निशान जी एक बार बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए। हाँ, देखिए, ये इतने 11 साल से इलेक्शन हारे जा रहे हैं, प्रदेशों में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, कई जगह जीत भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद इतनी सड़कों पे आने की जा रहे हैं और कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है मैनिपुलेशन के। तो देने में क्या प्रॉब्लम है, यही नहीं समझ आ रहा। हमारे को तो बेसिक चीज ही है। मेरे पास अगर कोई प्रूफ है किसी चीज का, मेरे साथ कोई धोखा हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, मैं इंस्टीट्यूशंस के पास जाता हूँ, कोर्ट के पास जाता हूँ, तो प्रूफ तो मुझे ही देना पड़ेगा ना। अब इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि जो हम लोगों ने जो दी है वो सही है,
उसमें कुछ कमियां होंगी तो आप हमें बताएंगे तो हम उसे ठीक कर लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन तो ऐसे ही काम करेगा ना, इंस्टीट्यूशन और कैसे करेगा देश का। तो बेसिकली, और फिर राहुल गांधी की और कांग्रेस की कंटिन्यूअसली, आज अभी अवधेश जी ने कितने एग्जाम्पल दिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, कितने जगह इलेक्शन भी जीते, कितने बार इन्होंने झूठ बोला, और देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जो हर्ट कर रहे हैं ना, नेशनल इंटरेस्ट को, वो बहुत चिंता का विषय है। और ये हमारे लिए भी बहुत चिंता का विषय है। इसलिए आप कोई पूछे कि हम क्यों इसको डिफेंड कर रहे हैं, अरे हम सत्ता में हैं, देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे, इंस्टीट्यूशन पे अगर कोई कुठाराघात करेगा तो क्या हमारा फर्ज नहीं है? हम क्या बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे? आपको कह रहे हैं, हम केवल इतना ही तो कह रहे हैं, हम तो इन्हें नहीं कह रहे कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कुछ मत बोलो, आप इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट मत करो, करो ना, हम तो इतना ही कह रहे हैं, रूल ऑफ द लॉ, प्रोसेस ऑफ द लॉ, कीपिंग क्रेडिट ऑफ द इंस्टीट्यूशन टिल इट इज प्रूव्ड दैट institution is at fault. Still you have to have this courage and patience that देश के प्रजातांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना हर नागरिक का फर्ज है, जब तक कि आप 100% प्रूव नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉड और क्राइम है। इतनी बेसिक चीज ही तो कह रहे हैं, और फिर उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि ये सब भाजपा के कहने पे हो रहा है। अरे आपके पास एक प्रूफ अगर आ भी गया, किसी वोटर लिस्ट में कोई नाम गलत है, कुछ है, तो वो भाजपा को वोट दे रहा है, कैसे पता चल गया? वो भाजपा के लिए काम हो रहा है, क्योंकि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, इसलिए आप ये लिंक कर रहे हो। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि अभी एक फैक्ट आप बता रहे हो कि आज रात है, इसका मतलब भाजपा बेईमानी कर रही है। अभी रात तो है, सब कहेंगे हाँ रात है, अभी तो अंधेरा है, तो आप कहो ये तो भाजपा, देखो हमने फैक्ट बता दिया। ऐसी बातें सर पैर की बेबुनियादी बातें करें। हमारा इतना ही कहना है विपिन जी, आपके पास प्रूफ है तो कृपया नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को अंडरमाइन मत करिए, लोगों का विश्वास इस प्रक्रिया में रहने दीजिए। इस प्रक्रिया को आप 75 साल, जो 77 साल हो गए, उसमें से 60 साल आपने इसी प्रक्रिया और इसी व्यवस्था, इसी संस्थाओं के माध्यम से आपने सत्ता में रहे हैं, और उसके बाद बीच बीच में आपने इन सत्ता इंस्टीट्यूशन को डिमोरलाइज करना, खत्म करने का भी प्रयास किया। देश की जनता और हम सब संघर्ष में खड़े होकर उन संस्थाओं को बचाया है, हमने भी किए संघर्ष, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए। हमने कभी जाके विदेशों में जाके नहीं रोए कि इंदिरा गांधी ने ये अत्याचार किए, राजीव गांधी ने सेकुलरिज्म के नाम पे घोर अन्याय किया है। तो ये अपने देश की बात है, इंस्टीट्यूशंस को तो संभालिए। और उसके बाद भी प्रक्रिया, अगर आपका ये जो इलेक्शन कमीशन से विश्वास हट रहा है तो उसका भी प्रोसेस और प्रक्रिया है। आप सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने भी बात की, उन्होंने भी कहा कि इस प्रक्रिया को नहीं रोकेंगे। अब वो आगे डेट दे रहे हैं, आप जाइए ना, क्या बात है, आप सब चीजें करिए। किसने मना किया है कि आप इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोल कर सकते? लेकिन आप ये जो कर रहे हैं ना, ये नौटंकी है, ये देश के अंदर अराजकता फैलाने का इनका एक प्रक्रिया है। और अपनी हार, ये लीडरशिप क्या है कांग्रेस और अपोजिशन की? वन पार्टी या वन फैमिली, वन पर्सन या वन फैमिली, और वो कंटिन्यूस हार रहे हैं। तो उन्हें अपने इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी जो पार्टी के लोग हैं, उनके अंदर अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए ये हार के अलग अलग फोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने अपने तर्क हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन सवाल वही कि जब देश की इतनी बड़ी संस्था पर सवाल उठे तो अब जनता के मन में उन सवालों के उत्तर कैसे पहुंचेंगे? क्या इतनी बड़ी संस्था को मैनिपुलेट करना इतना आसान है? क्या वाकई में उसने ऐसा कुछ किया? सवाल तो रहेगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने बाकी मेहमानों की राय इस पर जानेंगे। और क्या इसका कोई तरीका, जैसे गोपाल जी कह रहे हैं कि जाइए सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां से क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस चीज को देखा या परखा जा सकता है, या वो बनाने की जरूरत होगी? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत को जारी रखेंगे। तो ब्रेक से पहले काफी सारी बातचीत हुई। सतीश जी, ये जो पूरा मामला है, एक दो सवाल इकट्ठा है, उसमें जोड़ के आपके पास लेकर आ रहा हूं। पहली बात तो ये कि क्या
जितने बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ चुनाव होता है उसको कोई पार्टी भले ही वो सत्ता में ही क्यों ना हो, चुनाव आयोग के साथ मिलके क्या इतना माइक्रो मैनेज कर सकती है? हमने पहले भी देखा है, चुनाव में धांधलियां होती थी, बूथ कैप्चर होते थे, वो सब कुछ है, अलग अलग तरीकों पे होता था, लेकिन वक्त के साथ तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं और चुनाव आयोग का जो पूरा पैटर्न है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। अब ऐसे में ये उल्टी बात नंबर 1। दूसरी चीज़ कि क्या अभी भी जो हमारा ये चुनावी प्रक्रिया है, ईवीएम है, सब कुछ है, इस ढांचे में किसी आधारभूत अपग्रेडेशन की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिस तरह के सवाल वो उठते हैं बीच बीच में? देखिए, सबसे जरूरी है नीयत और विश्वसनीयता की। अगर नीयत सही है और विश्वसनीयता बची रहे तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर उलट पलट भी चलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये अभी संकट के घेरे में है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, अभी अवधेश जी बराबर ये मेरे ऊपर कमेंट करते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, अरे आप कोई थ्योरी ऐसा कुछ बताओ ना कि भाई यहाँ जीत गए तो वहाँ कुछ नहीं, वहाँ हार गए तो ये भाई 4-5 जीत गए तो ठीक हो गया और आप इसी में संतुष्ट रहो। ये जो ये लोग देते हैं ना इस प्रकार की भाजपाई क्या कहते हैं जस्टिफिकेशन, ये हमको मूर्खतापूर्ण लगता है। आपको सही बताएं तो आप इसी पर डिबेट कराइए ना, क्योंकि ज़रूरी है। आप हिमाचल में हार गए तो आपने बहुत बड़ा त्याग कर दिया, कोई ऐसी बात तो है नहीं। बात यह है कि भाई कहीं भी कुछ हो सकता है ना, आजकल सब जगह सब चीज़ हो सकता है। अब आपने पूछा है, मैं तो पूछता हूँ, अवधेश जी से ही पूछ लेता हूँ कि 2009 में किताब लिखा गया चुनाव हारने के बाद ईवीएम के ऊपर। अडवाणी जी ने उस समय कोई एफिडेविट साइन किया था क्या? सवाल ये है कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी लाइए, है कि नहीं? ऐसे भाई अब जो सरकारें बन गई, अगर कुछ गड़बड़ी हुई होगी, अगर मैं बोल रहा हूँ, तो वो हटने वाली तो है नहीं। लेकिन देश का विश्वास बना रहे, आदमी की जो गहना है वहाँ, उसके लिए वोटर के लिए सिर्फ वो ही अपने आप को एक वोट के साथ अंबानी अडानी समझता है। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, है कि नहीं? यही लोग कहते थे अराजकता, अराजक हैं, विभाजनकारी हैं। जात की जब बात आती थी गिनने की, तो अब तो बीजेपी ने करा दिया, सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जात गिनने का ऐलान। तो अब क्या कहा जाए? अब ये क्या, कौन है विभाजनकारी? मैं नहीं कह रहा हूं नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विभाजनकारी है, लेकिन संभल के तो बोलो। पहले बोलते थे तो थूक के चाट, वही वाली बात हो गई ना। इसलिए हमको लगता है कि चीज़ें तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। कल बात भी आ रही है, क्या दूसरीम कोर्ट ने 2 चीज़ें नहीं मांगी? एक कि वो जो डिलीशन हुए हैं उसका मांगा है। दूसरा 3 चीज़ मांगी थी शुरू में। कहा था कि ये तौर तरीके पर उन्होंने इनसे स्पष्टीकरण मांगा था, टाइमिंग पर एसआईआर के क्वेश्चन किया था। हम नहीं कह रहे हैं ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कई बार नसीहत भी दी, भैया आधार कार्ड ये वो फलाना ठिकाना को मान लो, नहीं मान लो। बात ये है कि एक बार मैं आजकल चैनलों पे कह रहा हूँ कि जूलियस सीजर की लुगाई को, पत्नी को संदेह के घेरे से ऊपर होना चाहिए। अवधेश जी, अवधेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, हमको तो पहली बार भी शायद मेरी आवाज बंद हो गई थी। पहली बात तो ये है कि अब ये तो इस प्रकार से तो बहस नहीं, हमने आपकी पूरी बात सुनी, सिर्फ ऑडियो थोड़ा ऊपर नीचे था, लेकिन बात पूरी सुन पाए हम। हाँ, नहीं, 2-3 पॉइंट रह गए थे, लेकिन उसमें कोई बात नहीं, उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस हम लोग करते हैं तो इस प्रकार के किसी के भाषा को मूर्खतापूर्ण करना, थूक के चाटना, मैं सतीश जी से तो ये उम्मीद नहीं करता हूँ कि इस प्रकार आपको नहीं कह रहा हूँ भाई, इनके जैसा आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ, आपको नहीं इस पर कोई टिप्पणी, लेकिन अरे आपको नहीं, मैं देखिए ये लोग क्यों भूल जाते हैं, जब अडवाणी जी ने किताब निकाला था ईवीएम पर, सुनिए ना, मैं वो कह रहा हूँ। अरे भाई सुनिए, नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको टोका नहीं, आप मेरे को बोलने दीजिए, आप बोलते रहे हैं। माफी। और मैं अगर ऑडियो, आप अपने यहाँ का वीडियो निकाल देंगे इनका ना, तो 25 बातें चुनाव से लेके सब इनकी गलत साबित हुई है, लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि ये गलत है, हो सकती है भाई, अभी भी गलत हो सकती है भाई, मैं कह रहा हूँ गलत हो सकती है। सुनिए, दूसरी बात मैं आ रहा हूँ।
देखिए विपिन जी, देखिए फर्जी मतदान होता होगा, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। कोई मतदाता दिल्ली में भी होगा, गांव में भी जाके वोट डाल सकता है, ऐसे कुछ मतदाता होंगे, इससे भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक ऐसा करता होगा और भारी संख्या में होता होगा, ये जो आरोप है ना, ये भारत में कुछ अजीब किस्म का है कि भारत के पूरे प्रणाली को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। समस्या यहां है। अब 3 उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अब सतीश जी कह रहे थे चुनाव आयोग, कर्नाटक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को पत्र लिखा है, उसको सार्वजनिक किया है और उसने कहा है कि जिस महिला के बारे में उसका नाम लेते हुए, बूथ नंबर बताते हुए कि आपने आरोप लगाया था शकुन रानी, उसने कहा है कि मैंने एक ही जगह मतदान किया, हमने भी चेक किया है, आपको ये जानकारी कहां से मिली है ये आप बताइए, तब हम उसकी जांच करें कि मेरी जानकारी में उसने एक जगह मतदान किया है। तो आप इसको शपथ पत्र में उत्तर देंगे कैसे? सेकंड, वो उन्होंने एक परिवार के बारे में नाम लिया था। वो परिवार 3 व्यक्ति का महादेवपुरा का परिवार है। ओम प्रकाश, पत्नी सरस्वती, बेटी माला, तीनों सामने आई है। तीनों ने कहा है कि मैंने एक जगह के अलावा कहीं पहले मैं विजयनगर में मतदाता था, वहां मतदान करता था, अब यहां किया है 2 बार। अगर हो तो बताया जाए। आदित्य श्रीवास्तव का केस था कि मुंबई में भी, लखनऊ में भी और महादेवपुरा में है। उत्तर प्रदेश चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा है कि लखनऊ में इस प्रकार का कोई नाम नहीं है, कोई देख सकता है, उसका बयान आ गया है। लेकिन तब भी मैं ये कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि 2 जगह, कई बार लोग दिल्ली आते हैं, गांव का रह जाता है और वो कटाते नहीं है, कई बार गांव चले गए, मतदान कर दे सकते हैं। ये तो मतलब आपके पास कई बार वोटर आईडी कार्ड होता है, आप चुनाव केंद्र पर जाते हैं, आपको नहीं मिलता है कि आपका नाम नहीं है, छोटी मोटी ऐसी गलतियां होती हैं। लेकिन चुनाव आयोग षड्यंत्र पूर्वक करे। अब महादेवपुरा का उदाहरण लीजिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि 5 क्षेत्रों में हम जीत रहे थे, 32,000 से हमारी लीडिंग थी और एक क्षेत्र के बाद 1,14,000 हमको वोट कम गया। धूले, महाराष्ट्र के धूले लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सभा में बीजेपी जीत रही थी और एक विधानसभा जो मालेगांव सेंट्रल है उसमें 1,94,000 वोट कांग्रेस को आ गया और बीजेपी वहां लगभग 3,500 वोट से चुनाव हार गई। तो कहेंगे कि चुनाव आयोग हरा दिया है, ये क्या तरीका है? अब आते हैं इनके सतीश जी के बात पर। भारतीय जनता पार्टी ने जो ईवीएम पर पुस्तक लिखाई थी वो 2009 के चुनाव के पहले की पुस्तक थी और लिखा गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हो कि हम ईवीएम के कारण हमको हराया जा रहा है। उसके बाद बीजेपी ने उस बात को वापस ले लिया और उस समय की बीजेपी वही थी जो आज की कांग्रेस पार्टी है, सब चुनाव हार रही थी। तो उनको लगता था कि हमको जनता कैसे हरा देगी, हमारी तो लोकप्रियता है, 2004 में हार गए थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसके आधार पर कहना, तो ईवीएम तो आज सही साबित हो गया है। देखिए विपिन जी, मेरा अपना मानना है, आपने पूछा रास्ता क्या है, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। अगर राहुल गांधी जी और उनके रणनीतिकार ये चाहते हैं कि सारी संस्थाओं को राष्ट्रपति पर प्रश्न उठा दो, लोकसभा अध्यक्ष पर उठा दो, जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट पर उठा दो, संविधान आयोग पर, चुनाव आयोग पर उठा दो और कुछ उथल पुथल हो जाए, अरब स्प्रिंग हो जाए हमारे देश में, बांग्लादेश घटित हो जाए, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार वाली स्थिति घटित हो जाए, तो इसको तो रोकने की जरूरत है। चुनाव आयोग में अगर आप संविधान के तहत शपथ लिए हैं, वो भी संविधान की संस्था है, तो आप चुनाव की जो धारा है, निर्वाचन की धारा है 23B, उसके तहत आप लिखित दीजिए कि महादेवपुरा में ये हमने देखा या फैक्ट बताइए, तब आप अपने कहे के लिए जिम्मेवार होते हैं और फिर वो जांच करे और फिर जो उसके तहत कानूनी अगर गलत होता है तो आप दंड सहने के लिए भागी हुई है। चुनाव आयोग अगर गलत होता है तो चुनाव आयोग को जो दंड दिया जाना चाहिए वो मिलना चाहिए। या एक रास्ता मेरे जिम्मे है, वो ये है कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में जाए, अगर लगता है तो सुप्रीम कोर्ट से अपील करे कि एक कानून के तहत, समिति नहीं, एक छानबीन ऐसी आप जारी करिए जिसमें अगर गलत साबित होता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत, चुनाव की धारा के तहत राहुल गांधी सजा के भागीदार हो और जीवन में दोबारा ऐसा नहीं बोले। शायद एफिडेविट मांगने का रीजन वही है, आई थिंक जो एफिडेविट का सिस्टम है वो, तो हमको सजा दे। ये 2 एफिडेविट का सिस्टम शायद वही है कि कोई, तो मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी जी बोलेंगे, इसका कोई उपाय नहीं है, इसको तथ्यों के साथ सामने लाना पड़ेगा। राहुल गांधी जी के अपनी पार्टी का जनाधार देश में छींच चुका है। ममता बनर्जी, वामपंथियों ने वहां
जी। लिया, आपको तमिलनाडु में उनकी आज की ठीक है अवधेश जी, शायद इसीलिए एफिडेविट मांगा जा रहा है। अब क्विकली, क्योंकि समय मेरे पास ज्यादा बचेगा नहीं। संजय जी, क्या अगर राहुल गांधी ने जो चीजें, मेरे ख्याल से वही सबूत हैं जो उन्होंने दिखाए हैं करके, और वो पूरा जो गट्ठर है और तमाम चीजें जो उन्होंने डिस्क्रिपेंसीज निकाली हैं वो पेश कर देंगे, तो क्या दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, या वो इतना आसान नहीं है? देखिए, राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाए हैं तो वो क्या है, वो हकीकत है या नहीं? अगर इस बात की चर्चा कर ले कि भाई एक मकान है, छोटा सा एक कमरा है जिसपे 80 लोग हैं, 85 लोग हैं, 90 लोग हैं, वो क्या गलती है या नहीं है? और ऐसे तमाम गलतियों का जिन्होंने जिक्र किया, जिसका मैं मतलब रिपीट नहीं कर रहा, तो सवाल ये तो है कि इलेक्टोरल रोल में ढेर सारी गड़बड़ी है। अब इसको जो सवाल आप पूछ रहे हैं, क्या एक साजिश के तहत है, ये कह पाना मेरे लिए मुश्किल है। मैं नहीं मानता कि ये कोई एक साजिश है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं। अब सवाल आ जाता है एफिडेविट पे। भाई, अगर इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को कह रहा है आप एफिडेविट दीजिए, और अगर आप गलत पाए जाएंगे तो जो आपने कहा कार्रवाई होगी, तो भाई काउंटर में गलतियां तो इलेक्शन कमीशन से हुई, ऐसी तमाम गलतियां बहुत सारे कंस्टिट्यूंसी में मिलेगी, तो आप भी एफिडेविट दीजिए। अगर ये गलतियां साबित हो गई तो कार्रवाई किस पे होगी? तो ये जो स्टिफनेस जो है, जो मैं जिसका जिक्र पहले भी कर रहा था, ये बहुत खतरनाक है। अगर राहुल गांधी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसका सीधा सा एक चीज हो सकता था, हम इस पर जांच करेंगे, जांच के बाद जो चीजें आएंगी उसकी हम सफाई देंगे या इस पर हम चर्चा करेंगे। ये कहना कि पहला स्टेटमेंट कि आप पहले एफिडेविट दीजिए और तब शिकायत कीजिए और तब हम जांच करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं थी। आराम से सीधा कहा जा सकता था कि भाई इसकी हम जांच करेंगे, अगर ऐसी कोई गलती पाई गई तो हम इसको ठीक करेंगे। एसआईआर की जो बात हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि एसआईआर इसी के लिए किया जा रहा था कि इस तरह की चीजों को ठीक किया जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि एसआईआर के बाद तो इस तरह की गलतियां भरमार जितनी थी उसकी दुगनी में मिलेगी अब, क्योंकि जिस जल्दबाजी के साथ किया गया है। बार बार आप ये पूछ रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है। देखिए, विपक्ष बार बार डिमांड कर रहा है कि एक बार, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं इसका पक्षधर हूं या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि एक बार बैलेट पेपर से करा लो। भाई, देश में इतने सारे चुनाव, हम जानते हैं कि सब लोग कहेंगे अरे यार दुनिया आगे बढ़ रही है, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, और आप कह रहे हो कि बैलेट पेपर से करा लो। अगर एक बार करा भी लिया गया चुनाव, तो मतलब आसमान तो नहीं गिर जाएगा, कर ले। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसके बाद सारे कंट्रोवर्सीज खत्म हो जाएंगे, लेकिन कम से कम एक चीज तो होगा जिसकी डिमांड बहुत दिनों से हो रही है, एक बार करा लें, एक स्टेट में करा लें, क्या हो जाएगा। ठीक है, अब एक अंतिम सवाल है मेरे पास। हाँ गोपाल जी, आप भी बोलिएगा, थोड़ा सा ही समय है, 50-50 सेकंड दोनों जने का, और दोनों से सवाल है, कांग्रेस से बीजेपी से, कि क्या अब इस मामले का, क्योंकि इतना तूल पकड़ गया, इतनी बात आगे चली गई, कोई दोनों की सहमति से कोई स्वतंत्र निष्पक्ष जांच कराई जा सकती है? क्या एक तरीका होगा? पहले गोपाल जी आप, फिर कांग्रेस। विपिन जी, मुझे लगता है जैसे संजय जी इतना साफ गोई से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स में इतनी साफ राजनीति है नहीं कांग्रेस की। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं इस बात में कि वो एजेंडा ड्रिवन पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और अगर सबसे बड़ी बात है क्यों नहीं एफिडेविट दे रहे, वो इसीलिए नहीं दे रहे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। वो एक आरोप प्रत्यारोप झूठ है सब करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फैक्ट को मिला लिया, कुछ अपनी स्टोरी गढ़ दी और उसके साथ ही आरोप। ठीक है गोपाल जी, लेकिन क्या वो जांच वाली बात? इलेक्शन कमीशन ने, विपिन जी, इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिए हैं उनके। अभी अवधेश ने बिल्कुल स्पष्ट बताया जो कुछ चीजें हैं जिसका इलेक्शन कमीशन के पास डाटा था, उनके ऑब्जेक्शंस को उन्होंने सब बताए हैं। ठीक है, तो आप निष्पक्ष जांच के पक्ष में है? कोई इंडिपेंडेंट जांच? निष्पक्ष जांच होती है अगर आप कोई प्रूफ दोगे। केवल आरोपों की जांच कैसे हो सकती है बताओ? एक के बाद एक। अब आप ये कह रहे हैं कि 3 साल लग जाएंगे हमें, तो इलेक्शन कमीशन को कितने साल? ठीक है, निशान जी क्विकली। देखिए, मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, चुनाव में समझौता हो रहा है और लोकतंत्र में कुछ भी नहीं बचेगा अगर आज हम आवाज नहीं उठाएंगे। एक व्यक्ति एक वोट संविधान की नींव है और यही कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन, जैसे कि मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के संघ की तरह काम कर रही है। आप एफिडेविट और सबूत सब देने के लिए तैयार है? फिर आप भी आगे बढ़ जाइए, एफिडेविट सबूत सब देंगे देश के लिए जो आप कह रहे हैं।
देखिए, फैक्ट और लॉजिकल बात है कि जो भी हमने एपिक नंबर, जो भी डेटा दिया है, वो हमें इलेक्शन कमीशन ने दिया है। उसी डेटा में से हमने सारी चीजें सार्वजनिक करी है। दुनिया देश की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक डिटेल दी गई है। आज प्रधानमंत्री चोरी की सरकार में बने हैं। ठीक है, आज पूरा देश कह रहा है। ठीक है, चलिए समय मेरा यहाँ पे समाप्त हो गया, लेकिन कोई कॉन्सेंसस तो इस पे नहीं है। लेकिन जो देश इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र की जिम्मेदारी जिस संस्था के ऊपर है वो हमारा देश का चुनाव आयोग है। उस पर किसी भी तरह का कोई भी आरोप, पक्ष विपक्ष कहीं से भी लगना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये चीज कैसे साफ होगी, किस तरीके से क्लीन होगी, और देखिए पार्टी की बात अलग है, हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन जो आम जनता जो वोट देती है उसके मन में अगर कोई संशय आ जाता है तो वो संशय कैसे दूर होगा वो हम सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।